क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ियों की वो बर्फ इतनी सफेद क्यों है? क्योंकि वो अपने नीचे सदियों पुराने उन बच्चों की चीखें दबाए बैठी है जो स्कूल से कभी वापस नहीं लौटे। बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती थीं, वहां एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे पर एक पुराना बदरंग सा स्कूल था, जिसे देखकर लगता था कि वक्त वहां रुक गया है। लोग कहते थे कि उस स्कूल में कई राज दफन है और सूरज ढलने के बाद उसके कॉरिडोर्स में कदमों की आहट सुनाई देती है। एक सुबह नमन और रीना, जो स्कूल के सबसे जिज्ञासु बच्चे थे, स्कूल के पिछले हिस्से में खेल रहे थे। ये वो हिस्सा था जहां परिंदों ने भी घोंसला बनाना छोड़ दिया था। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को जमा दे। उन्होंने देखा कि स्कूल की पुरानी नम दीवार पर एक छोटा सा सुरंग, टनल है, जिसे भारी और नुकीले पत्थरों से ढकने की कोशिश की गई थी। ये क्या है? नमन ने हैरानी से पूछा। उसकी उंगलियां उस ठंडी दीवार को छू रही थीं। रीना ने अपने कंधे उचका दिए, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पता नहीं, पर मुझे लगता है इसके पीछे कोई राज है, शायद कोई पुराना खजाना। उन्होंने मिलकर उन पत्थरों को हटाया। जैसे ही आखिरी पत्थर गिरा, अंदर से एक ऐसी तीखी चीख जैसी हवा बाहर आई जिसमें सड़ी हुई मिट्टी और पुराने खून की सदियों पुरानी बू थी। दोनों सुरंग के अंदर दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी ने जब उस सदियों पुराने अंधेरे को चीरा तो दीवारों पर अजीब दृश्य दिखे। वहां बच्चों के हाथों के निशान बने थे, पर वो मिट्टी के नहीं थे। वो दीवार के सख्त पत्थर को कुरेच कर बनाए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई बच्चों को वहां जिंदा चुन दिया गया हो और वो दम घुटने से मरते वक्त बाहर निकलने की आखिरी कोशिश कर रहे हों। कुछ निशानों पर अभी भी काले पड़ चुके खून के धब्बे थे। नमन ने देखा कि उसकी टॉर्च की रोशनी अचानक थरथराने लगी है, जैसे कोई अनसीन चीज रोशनी को निगल रही हो। रीना, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने पीछे मुड़ते हुए कहा। पर पीछे कोई नहीं था। रीना गायब थी। नमन की सांस फूलने लगी। उसने जोर से चिल्लाकर रीना को बुलाया, पर जवाब में सिर्फ उसकी अपनी ही आवाज गूंजी, जो हर बार थोड़ी भारी, बूढ़ी और भयानक होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें उसकी आवाज को चबा रही हैं। अंधेरे में भटकते हुए नमन एक बड़े से बेसमेंट में पहुंचा। वहां का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल था। बेसमेंट के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जो इंसानी चमड़ी से मड़ा हुआ लग रहा था। रीना उस संदूक के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसका सिर अजीब तरीके से पीछे की तरफ झुका था। रीना, तुम ठीक हो? नमन ने कांपती आवाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही रीना घूमी, नमन की चीख उसके गले में ही फंस गई। रीना की आंखें गायब थीं। वहां सिर्फ दो खाली और काले गड्ढे थे, जिनसे काला गढ़ा लावा जैसा खून बह रहा था। उसने अपना मुंह खोला तो उसमें से हजारों की तादाद में काले कीड़े बाहर निकलने लगे। संदूक का ढक्कन अपने आप जोर से खुला। उसमें से कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक पुराना तड़पता हुआ सा साया बाहर निकला। वो स्कूल के पहले प्रिंसिपल की रूह थी, जिसने सदियों पहले शैतानी ताकत पाने के लिए अपने ही छात्रों की बलि दी थी। हमें नए जिस्म की जरूरत थी, और तुमने खुद दरवाजा खोला है। रीना के मुंह से एक मर्दाना और सदियों पुरानी भारी आवाज निकली। बेसमेंट की दीवारों से कटे हुए हाथ बाहर निकल आए और नमन को चारों तरफ से जकड़ लिया। नमन ने देखा कि उसकी अपनी परछाई जमीन से अलग होकर उसके गले को घोंट रही है। उसका जिस्म धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। अगले दिन जब सूरज निकला तो गांव वालों ने देखा कि नमन और रीना स्कूल के गेट पर खड़े हैं और एक दूसरे का हाथ थामे मुस्कुरा रहे हैं। माँ बाप खुश थे कि उनके बच्चे मिल गए, पर जब नमन की माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा तो वो चीख पड़ी। नमन का सर बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और उसकी चमड़ी के नीचे कुछ रेंगता हुआ महसूस हो रहा था। नमन और रीना की असली रूहें अब बेसमेंट के संदूक में बंद थीं, जहां वो सदियों तक तड़पने वाली थीं। बाहर जो नमन और रीना घूम रहे थे, वो सिर्फ दो पुराने शैतान थे जो नए जिस्म धारण कर चुके थे। रात को जब पूरा गांव सो गया तो स्कूल की पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। गांव के हर घर के दरवाजे पर एक छोटा सा सुनहरा पंजा का निशान उभर आया। अब उन पहाड़ियों में कोई बच्चा सुरक्षित नहीं था, क्योंकि शिकारी अब उनके अपनों के बीच उन्हीं के रूप में रहते थे। स्कूल की खिड़की से अब साफ देखा जा सकता था। नमन और रीना खड़े हैं, पर उनकी आंखें नहीं, सिर्फ वही गहरा अनंत अंधेरा है जो अब पूरे गांव को निगलने के लिए तैयार था।